दोस्तों ये मूवी है दृश्यम की सिक्वल यानी कि पार्ट 2 और दृश्यम 1 की तरह ही इसकी स्टोरी भी जबरदस्त है और सुन के अब दंग रह जाएंगे कि कैसे एक चौथी फेल आदमी ने सच्चाई को ऐसे घुमाया कि वो झूठ लगने लगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में दृश्यम 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, दृश्यम एक मलयालम मूवी है जिसे बॉलीवुड वाले ने रीमेक किया है। तो फिल्म शुरू होती है गोवा में एक रात सुनसान जगह एक आदमी किसी का इंतजार करता रहता है और दूसरा आदमी जिसका नाम था डेविड ब्रिगेंजा उस व्यक्ति से मिलने को आता है कुछ पार्सल डिलीवरी करने के लिए जिसमें ड्रग्स था। बदले में डेविड पैसा मांगता है उस व्यक्ति से और ये गलत धंधा छोड़ने की भी बात करता है। पैसा ना देने पर दोनों में हाथापाई हो जाता है और डेविड दूसरे व्यक्ति को गलती से मर्डर कर देता है। पुलिस पेट्रोलिंग करता हुआ तभी उस जगह पे आ जाती है और डेविड को देख लेता है मर्डर करते हुए। डेविड वहां से भाग तो जाता है पर मर्डर करने की जुर्म में पुलिस उसको पकड़ने के लिए पीछा करता है। वो था 4 अक्टूबर 2014 और घड़ी में 3:30 बज रहा था। हत्या का आरोप लगने के बाद डेविड पुलिस से भागता हुआ फिरता है और पुलिस से छिपते छिपाते आ पहुंचता है पंडोलेम पुलिस स्टेशन के सामने जिसका तभी बिल्डिंग बन रही थी। पीछे छिपते हुए डेविड उस रोज विजय सलगांवकर को बिल्डिंग के अंदर एक गड्ढा को बुझाते हुए देखता है और बाहर निकलते हुए भी देखता है फावड़ा लेकर। डेविड कुछ समझे उसके पहले ही पुलिस के डर से वो भाग खड़ा होता है वहां से। यहाँ हमें पता चलता है कि एक क्लौता विजय को छोड़ के अब डेविड को भी पता था कि सैम की डेड बॉडी आखिर कहां छुपा था। उसे पुलिस स्टेशन में दफन किया गया था। डेविड अपनी पत्नी से मिलने और माफी मांगने के लिए घर पहुंचता है किसी तरह और फरार होने के लिए तैयार भी होता है, लेकिन उसका ये प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि पुलिस फोर्स डेविड के घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस डेविड को पकड़ लेता है और वो जेल चला जाता है। फिल्म आ जाती है इस घटना के 7 साल बाद। विजय सलगांवकर और उसका परिवार, वाइफ नंदिनी, बेटियों अंजू और अनु पीसफुली रह रहे थे ये सोच के कि जान छूटी है अब और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उन लोगों की लाइफ में। पर विजय को देख के लग ही रहा था कि वो कतई ही खुश नहीं था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। इन 7 सालों में विजय ने मूवी थिएटर खोलने के अपना सपना पूरा कर लिया था और साथ में केबल की बिजनेस भी चलाता था। इन दिनों विजय काफी बिजी रहता था अपना फिल्म बनाने के लिए और अक्सर स्क्रीन राइटर मुराद अली से बातचीत करता रहता था कि कैसी स्क्रीन प्ले होनी चाहिए उसकी फिल्म की ताकि एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार हो। नंदिनी को तो फिल्म ना चलने की डर था पर विजय डटा हुआ था। विजय और नंदिनी की पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ जेनी और शिव रहते थे। अक्सर इन दोनों में झगड़ा होता था और शिव जेनी को बहुत मारता था। जेनी घरेलू हिंसा की शिकार थी। एक दिन ऐसे ही जेनी पर पी के टल्ली होकर शिव हाथ उठा रहा था। तब नंदिनी विजय को इन दोनों के बीच में सुलह करने के लिए कहती है। विजय टल्ली शिव को रोकने की कोशिश करता है और बातों बातों में हमें ये पता चलता है कि विजय के पड़ोस वाला जमीन जेनी और शिव ने खरीदा था। विजय जेनी को पुलिस कंप्लेन करने के लिए भी सलाह देता है। विजय की 2 और 3 अक्टूबर वाली बात पूरी लोकेलिटी में फैली हुई थी। विजय और उसकी फैमिली को लेकर पीठ पीछे काफी लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बुन रखे थे कि विजय सैम के लाश कहाँ दफन कर सकता था इसके ऊपर। असल में विजय की तरक्की से सभी जलते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय अपनी केबल ऑपरेटर ऑफिस पहुंचता है और अपनी मैनेजर को काफी डांट लगाता है केवल एक सीसीटीवी कैमरा टाइम रहते ना ठीक करने की वजह से। विजय सावलकर हर सीसीटीवी कैमरा पे हमेशा नजर बनाए रखता था जैसे कि उसे अंदेशा ही था कि बहुत जल्द कुछ घटित होने वाला था और इसलिए उसे हर घटना को समय रहते सीसीटीवी के जरिए देखना था। एक दिन विजय से मिलने महेश देशमुख आता है। ये महेश देशमुख असल में सैम का पिता था। ये वही सैम का पिता था जिसका डेड बॉडी इन 7 सालों में बरामद नहीं हुआ था। एक तरफ पूरी पुलिस फौज सैम की लाश ढूंढने में विफल था और विजय सावलकर को सैम की कातिल समझता था। खैर महेश देशमुख विजय से मिलने के लिए सैम की डेथ एनिवर्सरी पे आया था विजय से रिक्वेस्ट करने के लिए कि विजय
सैम की अस्थियां महेश को सौंप दे, पर विजय महेश को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि विजय चाहकर भी महेश का मदद नहीं कर सकता है और रिक्वेस्ट करता है कि दोबारा कभी ना आने के लिए। नंदिनी विजय से अपनी बड़ी बेटी अंजू के फ्यूचर की बात करती है। अंजू की शादी के लिए नंदिनी को इस बात की परवाह थी कि जो विजय ने पड़ोस वाली जमीन बेचा था थिएटर करने के लिए, बचा कुचा पैसा फिल्म बनाने में ना खर्च हो जाए। हम ये भी देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि विजय चर्च में किसी से मिलने को जाता है हलचल पूछने के लिए और उस आदमी के बेटी की शादी के लिए पैसा भी दे के आता है। बातों बातों में हमें ये भी पता चलता है कि विजय ने काफी मदद किया था उस आदमी की। इस मदद के पीछे असली कारण तो हमें बाद में ही पता चलेगा। खैर, फिल्म आगे बढ़ती है। उधर डेविड जेल से छूटता है और सीधा अपनी वाइफ से मिलने के लिए चला जाता है। वहां उसे अपनी पत्नी और बेटा को काफी खराब हालत में देखता है कि कैसे तैसे उन लोगों का गुजारा हो रहा था। डेविड ठान लेता है कि उसे बहुत पैसा कमाना है और अच्छा नौकरी ढूंढना है। विजय उस रोज फिर से एक नया आदमी से मिलने जाता है जो बातों बातों में कहता है कि वो पहले थिएटर में हिस्सा लिया करता था और उसे फिल्म में हीरो बनने का बहुत शौक था। विजय अपनी फिल्म में उस बंदे को शामिल भी किया था। इन दोनों की डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि विजय जो फिल्म बना रहा था उसके स्टोरी के ऊपर ऑलरेडी उसने एक बुक भी लिखा था और पब्लिश किया था कुछ कॉपीज। विजय रात भर अपने घर से दूर रहता था काम के सिलसिले में, तो नंदिनी पड़ोस की जेनी को बुला लेती थी नंदिनी के साथ रुकने के लिए और दोनों काफी अच्छा समय स्पेंड किया करती थी। उस दिन विजय इसी तरह रात भर घर नहीं आने वाला था। ये जान के नंदिनी एज यूजुअल जेनी को बुला लेती है अपने घर पे। बातचीत करते करते जेनी ये बताती है कि पूरी गोवा में ये चर्चा है कि सैम के साथ अंजू की अफेयर था और दोनों को किसी आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद विजय ने सैम का हत्या कर दिया था और लाश को कई दफन भी कर दिया था। ये सुन के गुस्से में होश खो के नंदिनी ये कह देती है कि इसमें अंजू की कोई गलती नहीं थी, सैम एक बदमाश लड़का था और अंजू के हाथों गलती से सैम का कत्ल हो गया था। अगले दिन विजय के घर पुलिस आती है। पुलिस को देखकर अंजू की हालत खराब हो जाती है और डर के मारे अपनी पापा विजय को पुलिस आने की सूचना देती है। अंजू को देखकर इस वक्त कोई भी बता सकता था कि ये लड़की जरूर कुछ छिपा रही थी, तभी वो इतना डर रही थी। डर उसके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था, पर विजय ये समझ लेता है और अंजू को बिल्कुल ना डरने की सलाह देता है और उसकी ये डर भगाने के लिए खुद उसे डोर ओपन करने के लिए भी कहता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि पुलिस असल में जेनी की पति शिव के लिए आया था, एक घरेलू हिंसा की कंप्लेंट की तहकीकात करने के लिए। पड़ोसी के तौर पे विजय के घर पुलिस पूछताछ के लिए आई थी। उस रात विजय की बड़ी बेटी अंजू को दौरा पड़ता है और हमें ये भी पता चलता है कि अंजू एक गंभीर बीमारी के साथ जूझ रही थी और उसे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के अटैक्स आते थे, जो सैम की इंसिडेंट होने के बाद से ही शुरू हुआ था। जैसे ही कोई डर अंजू पे हावी होता था वैसे ही अंजू को दौरा पड़ने लगता था। डॉक्टर का कहना था डर और स्ट्रेस की वजह से ही ये अटैक्स आता था। उधर इंस्पेक्टर समीर देशपांडे को आईजी का कॉल आता है और वो मिलने चला जाता है। रास्ते में समीर देशपांडे गायतोंडे को भी पिकअप करता है और दोनों आईजी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गायतोंडे जो कि 7 साल पहले ही सस्पेंड हो गया था समीर की लापता केस में। आप क्यों सस्पेंड हुआ था गायतोंडे, इसके लिए तो आपको दृश्यम 1 देखना पड़ेगा। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या आप दृश्यम 1 की स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो दोनों पहुंचता है नया आईजी तरुण अलावत से मिलने। इंटरेस्टिंगली ये आईजी भी कुछ कम नहीं था पिछला आईजी मीरा देशमुख से। ये आईजी काफी संकी था और क्रिमिनल्स को पकड़ने में माहिर था। आईजी तरुण सस्पेंडेड इंस्पेक्टर गायतोंडे को वहां इसलिए बुलाया था क्योंकि समीर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में विजय सावगलकर को पकड़ने के लिए गायतोंडे से बेहतर और कोई नहीं था और उस वक्त पुलिस के हाथों एक नया सबूत भी लगा था जो इस केस में नया मोड़ ला सकता था। अचानक वह पिछला आईजी मीरा देशमुख भी आ जाती है। तब हमें ये पता चलता है कि असल में मीरा देशमुख कहीं बाहर नहीं गई थी, वो देश में ही रह के अपनी टीम के साथ मिलकर सैम की बॉडी तलाश कर रही थी, सबसे अनजान। और ये नया आईजी तरुण अलावत मीरा देशमुख की क्लोज फ्रेंड एंड कॉलीग भी था। तभी वहाँ सबूत लेके जेनी और शिव पहुंचता है। हम सभी चौंक जाते हैं ये देख के
जेनी और शिव असल में एक मैरिड अंडरकवर पुलिस थे जिन्हें असाइन किया गया था नया आईजी तरुण अलावत ने। मतलब विजय को पकड़ने के लिए काफी टाइम से ये लोग प्लानिंग कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, आईजी मीरा देशमुख कहती है कि वो खुद शिवा के नाम पे विजय सावगलकर की जमीन खरीद के जेनी और शिव को अपॉइंट भी किया था और ये दोनों विजय पे नजर रखता था और विजय के घर में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगवाया था। जेनी और शिव को एक ब्रेक थ्रू मिला था, एक रिकॉर्डिंग जिसमें नंदिनी बोल रही थी कि अंजू या किसी को भी कुछ भी पता नहीं था सैम की लाश कहाँ पॉसिबली दफनाया गया था और विजय अगले ही दिन सैम की बॉडी कहीं शिफ्ट कर दिया था। ये उस दिन की बात थी जब नंदिनी विजय की अनुपस्थिति में जेनी को घर में बुलाई थी और दोनों घंटों बातें कर रही थी। नंदिनी को पता भी नहीं था कि उस वक्त जेनी उसकी बात रिकॉर्ड कर रही थी। बेवकूफ औरत, भला घर का कोई बात किसी बाहर वाले को कहा जाता है क्या इस तरह? खैर, पुलिस के पास रिकॉर्डिंग के रूप में अब ये पता था कि सैम की बॉडी विजय शिफ्ट किया था, लेकिन कहाँ ये जानना बाकी था। आईजी तरुण अलावत ठान लेता है कि विजय को तो इस बार हरा के ही छोड़ेगा वो। अब अगले दिन गोवा हेडक्वार्टर में आईजी तरुण अलावत, समीर देशपांडे और गायतोंडे का मीटिंग होता है आगे की प्लानिंग के ऊपर। आईजी रिकैप में जो घटनाएं 7 साल पहले हुई थी उसे दोहराते हुए एग्जैक्ट टाइम तलाशते हैं कि आखिर विजय किस टाइम में सैम की बॉडी दफनाया था। और फिर से एक बार दृश्यम 1 की स्टोरी शॉर्ट में हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि 2 अक्टूबर रात को सैम का मर्डर होता है। 3 अक्टूबर सुबह विजय घर वापस आता है, सैम के कार को तालाब में ढकेल देता है। फिर विजय अपनी स्टोरी प्लॉट करने के लिए नकली एविडेंस बनाता है, बस टिकट खरीदता है, एटीएम में जानबूझ के अपना फेस दिखाता है, मूवी टिकट खरीदता है और फिर घर वापस आता है। सबके सो जाने के बाद करीब 1 बजे सैम की डेड बॉडी शिफ्ट करता है। पुलिस का मानना था विजय सुबह के 4:30 बजे तक घर वापस आ गया होगा क्योंकि विजय और उसकी फैमिली सुबह 5:30 बजे की बस पकड़ के पणजी गया था। तो 3 घंटे की बफर टाइम के अंदर ही विजय सैम की लाश को दफनाया होगा, वो भी विजय के घर से 45 किलोमीटर रेडियस के अंदर। आईजी के ऑर्डर पे पुलिस फिर से तहकीकात शुरू करती है। विजय की घर से 45 किलोमीटर के अंदर जो भी रूट पड़ता है सबको चेक करता है, पर कहीं से भी कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता। तो आईजी एक प्लान बनाता है और अपने प्लान को कारगर बनाने के लिए सीधा विजय के घर पहुंचता है। नंदिनी, अंजू और अनु तीनों ही डर जाती है कि आखिर नया आईजी क्या करने घर आया होगा। आते ही आईजी अजीब तरीके से नंदिनी से बातें करने लग जाता है कि मानो बस अरेस्ट करने की ही देर है। पुलिस का काम ऐसा ही होता है। आईजी तरुण अलावत बिना कुछ किए प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक्सप्रेशन से डराना शुरू करता है। इससे नंदिनी बहुत घबरा जाती है और आईजी के चले जाने के तुरंत बाद नंदिनी विजय को कॉल लगाती है और जल्दी से घर आने के लिए भी कहती है। विजय हौले हौले घर पहुंचता है तो नंदिनी विजय पे दबाव बनाने की कोशिश करती है कि आखिर सैम की डेड बॉडी विजय कहाँ छिपाया था, ताकि नंदिनी को थोड़ा सा सुकून मिले कि पुलिस के हाथ सैम की डेड बॉडी कभी नहीं लगेगा। उधर जेनी और शिव हेडफोन लगा के विजय और नंदिनी की बात सुन रहा था और रिकॉर्ड करने की कोशिश में था। जब भी विजय कुछ भी कहना स्टार्ट करेगा तो ये लोग तुरंत रिकॉर्ड कर लेगा। विजय की वॉइस जो कन्फेशन के रूप में विजय को अरेस्ट करने के लिए काफी होगा। स्मार्ट मूव, पर विजय होशियार था और वो अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता। सो पुलिस वाले फिर से यहाँ मार खा जाते हैं। इधर डेविड को पता चलता है विजय की केस के बारे में और उसे ये भी पता चलता है कि अगर कोई पुलिस को सही इंफॉर्मेशन देगा तो उसे 5 लाख की इनाम भी दिया जाएगा। डेविड को जॉब मिल जाता है पणजी में, तो वो बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा रहता है जो पुलिस थाने की ऑपोजिट था। विजय को थाने से निकलते देख तब डेविड को याद आना शुरू होता है उस रात के बारे में जब विजय सैम की बॉडी दफना के बाहर आ रहा था और डेविड पुलिस से छिपने के लिए पुलिस स्टेशन के पीछे आया था, जो हमें फिल्म के शुरू होने के बाद हमने देखा था। किस्मत का खेल देखिए, डेविड के रूप में चश्मदीद आ ही गया सामने, जो विजय को छोड़ के उसे भी
पता था कि सैम की बॉडी कहां दफनाया गया था। डेविड पैसे की लालच में आके पणजी जाने वाली बस छोड़ देता है और पुलिस का रास्ता पकड़ लेता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आईजी सबको बुला लेता है। मीरा, समीर, गायतोंडे सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। डेविड इन्फॉर्मेशन के बदले 25 लाख का मांग कर बैठता है। पहले किसी को यकीन नहीं होता, पर डेविड जब कहता है कि 3 अक्टूबर की रात को उसने विजय को 3:30 बजे देखा था, तो आईजी तरुण को यकीन हो जाता है कि बंदा कुछ तो जानता है। कुछ उपाय ना देख के डेविड को 25 लाख का बैग दे देता है गायतोंडे। डेविड तब बताता है कि सैम की लाश पुलिस स्टेशन में ही दफन किया गया है, क्योंकि उसने 3 अक्टूबर की रात को विजय को पुलिस स्टेशन में कुछ दफनाते देखा था। मीरा, समीर और आईजी की तो मानो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ओह सॉरी, पैरों तले तो जमीन में सैम की डेड बॉडी ही दफना था। खैर, तब सभी को समझ में आ जाता है कि विजय क्यों इतना कॉन्फिडेंट था कि कोई सैम की लाश को ढूंढ नहीं पाएगा। पुलिस फिर अपने काम में लग जाता है, पंडुलम पुलिस स्टेशन को खोदने के काम में। आईजी परमिशन तो निकाल लाता है, पर सिर्फ 1 दिन में काम खत्म करने का नोटिस भी देता है और किसी को कानो कान खबर ना पहुंचे ये भी ऑर्डर देता है। साइट्स पर डीएसपी, फॉरेंसिक वाले सभी को प्रेजेंट रहने की भी ऑर्डर दिया जाता है और पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना पहुंचे। पुलिस को सच में वहां पे एक डेड बॉडी मिलता है। उधर विजय सीसीटीवी में देख लेता है कि पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ लगी हुई थी और उसकी असिस्टेंट से वो पता भी कर लेता है कि पुलिस स्टेशन में कुछ खुदाई का काम चल रहा था। विजय गायतोंडे को भी सीसीटीवी में देख लिया था और समझ गया था कि अब मुसीबत उन लोग पे आने वाला था। विजय को सब समझ में आ जाता है। अगले दिन आईजी पिटीशन फाइल करता है विजय और उसकी फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए, और मीरा और महेश को फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि डेड बॉडी एक 15 साल की उम्र की लड़के का था और स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से ही उसका मौत हुआ था। डीएनए सैंपल कराना जरूरी था, ये प्रूव करने के लिए कि वो डेड बॉडी सैम की ही था। इसके बाद कोर्ट से ऑर्डर आ जाती है। 8 घंटे के लिए विजय और उसकी फैमिली से पूछताछ के परमिशन पुलिस को मिल जाता है। आईजी तरुण विजय और उसकी फैमिली को बुला के मर्डर कबूल कराने में तत्पर हो जाता है। स्पेशली विजय को आईजी टारगेट करता है पहले, पर विजय बिल्कुल भी नहीं पिघलाता। तब वहां मीरा देशमुख भी आ पहुंचती है। मीरा नंदिनी को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसे जेनी ने रिकॉर्ड किया था, और तब नंदिनी को पता चलता है कि जेनी और शिव असल में पुलिस वाला था और 2 साल से उनके पड़ोसी बन के नाटक कर रहा था। आईजी विजय को अलग लेके पूछताछ करना स्टार्ट करता है, पर फिर भी कुछ ना जानने के बाद विजय करता है और तभी अलग रूम में संकी गायतोंडे, नंदिनी, अंजू और अनु को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। सच में ये सीन देख के आप सभी को हो ना हो, पर मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, बहुत टॉर्चर के बाद अंजू और सहन नहीं कर पाती। वहां अंजू को फिर से मिर्गी का अटैक आता है और वो गिर जाती है। ये देख के विजय झूठी कन्फेशन देने के लिए मान जाता है। विजय अपनी कन्फेशन में ये कहता है कि मर्डर उसने खुद किया था सैम का, कोई फैमिली मेंबर कुछ नहीं जानता था। तरुण विजय को अगले दिन अरेस्ट करने वाला था, पर मीरा को विजय के साथ साथ पूरी फैमिली जेल के अंदर देखना था। बेटे की मौत से मानो पूरी इंसानियत को ही भूल बैठी थी आईजी मीरा देशमुख, जबकि सैम दूध का धुला हुआ तो था नहीं। विजय की बेटी अंजू की नहाते वक्त वीडियो निकाल के उसे ब्लैकमेल कर रहा था, बताओ। और ऐसी बेटे की माँ सबको जेल भेजने पे तुली थी। खैर, विजय को अरेस्ट कर दिया जाता है और सीधे कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता है। विजय के फिल्म प्रोड्यूसर मुराद अली विजय का अरेस्ट सुन के आईजी मीरा देशमुख से मिलने के लिए आता है और ये साझा करता है कि विजय से मिलने के बाद विजय मुराद को एक कहानी सुनाता है जो क्राइम थ्रिलर बेस्ड थी और कहानी वो खुद लिखा था। मुराद ये भी कहता है कि स्क्रिप्ट बनते बनते ये एक नोवेल बन गया था, नाम था दृश्यम, जिसकी कई कॉपीज भी पब्लिश किया गया था मुराद के नाम पे। उस नोवेल की स्टोरी हूबहू सैम की स्टोरी से मिलता था। उधर कोर्ट रूम में विजय की वकील ये प्रूव कर देता है कि पुलिस दृश्यम नोवेल पढ़ के विजय को दोषी बता रहा था और कन्फेशन टॉर्चर करके लिया गया था। इवन विजय की कन्फेशन की हर एक शब्द हूबहू दृश्यम की नोवेल से मैच करता था। ऊपर से जज ये अनाउंस करते हैं कि पुलिस स्टेशन से जो लाश बरामद हुई थी उसके साथ डीएनए मैच नहीं हुआ था, तो डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो लाश सैम की
आरोपी थे ही नहीं। कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये क्या बात वो सुन रहे हैं जज से। आईजी तरुण समझ जाता है कि विजय गेम कर दिया है यहाँ फिर से और अपनी कन्फेशन को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है विजय। मुराद इसके बाद तब फिल्म की एंडिंग बताता है जिसमें विजय क्लाइमैक्स लिखा था। मुराद के पुलिस कनेक्शन का फायदा उठा के फिल्म की क्लाइमैक्स के मुताबिक हीरो, जो कि खुद विजय ही था, सैम की लाश दफनाने के बाद वो ऐसी एक लाश की तलाश में था जो सैम की उम्र का हो और उसी की कदकाठी का हो और जिसकी मौत चोट लगने की वजह से हुई हो। फिर एक दिन हीरो यानी विजय को वो लाश मिल जाता है और विजय एक कब्र खोदने वाले के साथ जान पहचान बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हीरो उर्फ विजय ने उसे दोस्ती कर ली और अक्सर उस आदमी से मिलने लगा था और बातों बातों में ये भी जान लिया था कि इंसान के शरीर को स्केलेटन बनने में कितना वक्त लगता है। विजय ने उस आदमी को पैसों से मदद भी किया और उसका भरोसा भी जीता। जब शरीर गल के स्केलेटन बन गया तब हीरो उर्फ विजय ने अपनी जरूरत के बारे में उस आदमी को बताया और एहसान के तले दबा हुआ इंसान हीरो उर्फ विजय को मदद करने के लिए उस लड़के का स्केलेटन विजय को दे दिया था। इस बीच विजय ये भी पता कर लिया था कि पुलिस को अगर कोई लाश मिलती है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए कहाँ लेके जाता है पुलिस। पंडोलिम से 3 किलोमीटर दूर एंड्रयूज कॉलेज है जिसमें डीएनए रिपोर्ट के लिए लाश को भेजा जाता है। हीरो उर्फ विजय उस कॉलेज की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी से भी दोस्ती कर लिया था जहां पे फॉरेंसिक जांच होता है। बातों बातों में हीरो उर्फ विजय उस सिक्योरिटी की कमजोरी का भी पता लगा लेता है। सिक्योरिटी गार्ड को झांसे में लेने के बाद हीरो उर्फ विजय इंतजार करने लगता है उस दिन का जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत था। महीने गुजर गया, साल गुजर गया, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उसे डर था। विजय अपनी ऑफिस से स्केलेटन भरा बैग निकाल के पहुंचता है उस फॉरेंसिक सिक्योरिटी गार्ड से मिलने और मौका देख के अपने बैग में रखा स्केलेटन बदल देता है सैम की स्केलेटन से और दूर कहीं सैम की स्केलेटन ले जाके जला के भस्म कर देता है और उसकी अस्थियां संभाल के रख लेता है अपने पास। इधर विजय को बेल मिल जाता है और कोर्ट ऑर्डर देता है आईजी तरुण को बुलाने के लिए और साथ में विजय और उसकी फैमिली के ऊपर कोई नया इन्वेस्टिगेशन पे भी रोक लगा दिया जाता है। जज आईजी तरुण से मिलता है और विजय और उसकी फैमिली के ऊपर लगे सारे एलिगेशन को खारिज करने के लिए कहता है और ये भी जज कहता है कि जस्टिस सिस्टम दोनों ही फैमिलीज को जस्टिस नहीं दे सकते हैं। ऐसा केस कोई नया केस तो नहीं था। वहीं मुराद मीरा और महेश को आगे की कहानी भी बताता है। कहानी के एक हिस्सा अभी बाकी था। हीरो विलेन की अस्थियां वापस देने वाला था। ठीक वैसे ही विजय ने सैम की अस्थियां महेश को भेजता है बिना किसी नाम से। फिल्म के एंड में महेश सैम की अस्थियां बहा रहा होता है और कहता है मीरा से कि सब कुछ अब खत्म हो गया है। वो लोग सोचता था विजय पे वो लोग नजर रखा हुआ था पर असल में विजय एक कदम आगे ही था हमेशा। उसी वक्त हमें दिखाई देता है विजय दूर से ये सब देख रहा था और बिना कुछ शब्द बोले विजय वहां से चला जाता है और फिल्म की दी एंड हो जाती है।